मेनली न्यूरोसर्जरी में हम सबसे ज़्यादा हेड इंजरी के पेशेंट्स देखते हैं। उसके बाद ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट्स देखते हैं। उसके बाद वैस्कुलर प्रॉब्लम्स यानी कि एन्यूरिज्म्स, एवीएम्स के पेशेंट होते हैं। ब्रेन में होने वाले इन्फेक्शन के भी पेशेंट होते हैं, जिसके कारण कभी कभी टीबी का भी उस पर प्रभाव होता है, तो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस कहा जाता है। उसके साथ साथ ब्रेथ में कभी कभी पानी रुक जाता है, तो वैसे भी पेशेंट हम देखते हैं जिसके लिए सर्जरी की जरूरत पड़ती है। प्रायतः ब्रेन ट्यूमर किसी मरीज को हो तो उसकी जो परेशानियां हैं उसमें सर दर्द सबसे बड़ा एक फैक्टर होता है। उसके साथ साथ उल्टियां होना, कभी कभी दिखने में परेशानी होना, साथ साथ जिस जगह पर वो ब्रेन ट्यूमर हो उस हिस्से में या उस जगह का जो फंक्शन है उसमें प्रभाव पड़ता है, तो हाथ पैर में कमजोरी आना, कभी कभी चलने में बैलेंस में खराबी आना, ये सब चीजें उसके कारण दिखती है। ब्रेन ट्यूमर इन्फेक्शन जैसा नहीं है कि उसका कोई कारण पता चले। ब्रेन ट्यूमर क्यों होता है इसके ऊपर अभी भी संशोधन चालू है कि ब्रेन ट्यूमर कैसे प्रिवेंट किया जाए, और उसका कोई कारण मालूम नहीं है। वो जब हो जाता है उसी के बाद हम हमारी चिकित्सा जो है वो शुरुआत करते हैं। कुछ चीजों में मेडिकल ट्रीटमेंट है या तो फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट का। ब्रेन ट्यूमर में जो है बिनाइन ट्यूमर और कैंसरस ट्यूमर, यानी कि नॉन कैंसरस एंड कैंसरस, ये दो प्रकार के ट्यूमर्स होते हैं। बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं जो कि जिससे मरीज को जान से जाने की जरूरत नहीं पड़ती, और उसमें से मूलतः मेनिंजियोमा या एक्यूस्टिक न्यूरोमा ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो पूरे तरह से उसका समाधान किया जा सकता है सर्जिकली, यानी कि ये पूरे ट्यूमर्स निकाल के हम पेशेंट को पूरा ठीक कर सकते हैं। जो कैंसरस ट्यूमर होते हैं उसमें ग्लायोमा नाम का ट्यूमर होता है, उसके साथ साथ मेटास्टेसिस यानी कि कहीं और गठान है शरीर में और वो अगर ब्रेन में पहुंच जाए तो उसको हम मेटास्टेसिस कहते हैं। वैसे प्रकार के भी कैंसरस ट्यूमर होते हैं। उसमें फिर कौन से ग्रेड का कैंसर है उसके ऊपर सब ये रहता है। जैसा कि मेटास्टेसिस में अगर हमारा सिर्फ ब्रेन में इन्वॉल्वमेंट है तो एक लेवल बोल सकते हैं। उसके साथ साथ फेफड़ों में इन्वॉल्वमेंट है या लीवर में इन्वॉल्वमेंट है, तो इसका मतलब शरीर में सब जगह उसका फैलाव हो गया है, तो ये काफी आगे की स्टेज हम इसे मानते हैं। नहीं, अभी ऐसी स्थिति नहीं है। हम कहते हैं कि जैसे मैंने कहा कि ब्रेन ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर्स तो पूरे क्यूरेबल है, और दूसरे जो कैंसरस ट्यूमर है उसमें कौन से ग्रेड का ट्यूमर है, ग्रेड 1, 2, 3, 4 ऐसे होते हैं। ग्रेड 1 में काफी लंबे समय तक हम पेशेंट को जीवित भी रख सकते हैं और उसका अच्छा वो जीवन जो है वो व्यतीत कर सकता है। ग्रेड 4 ट्यूमर बोलने से हाँ उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। उसमें हम पैलिएटिव ट्रीटमेंट यानी उसको तकलीफ कम कैसे हो उस हिसाब से हम उसकी ट्रीटमेंट की प्लानिंग करते हैं। सबसे पहले जब एक्सीडेंट हो जाता है तो उस जगह पर बहुत ज्यादा भीड़ नहीं करना चाहिए। पेशेंट को मदद करने वाले एक या दो जन ही होना चाहिए, और उसको उठाने के लिए उसकी गर्दन को बिल्कुल हल्के हाथों से उठाना और उसको एक साइड में करना ताकि उसको सांस लेने में तकलीफ ना हो। हम हमारे इसमें किया है ABC बोलते हैं उसको, एयरवे, यानी कि जिसमें कि सांस लेने का जो पैसेज है उसको हम उसको क्लियर रखना चाहते हैं। दूसरा जो होता है B यानी कि ब्रीदिंग, यानी रेस्पिरेशन ठीक रहे, उसके लिए मैंने कहा कि आसपास भीड़ ना करें। अगर एम्बुलेंस आ जाती है, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाती है तो तुरंत ऑक्सीजन लगाना, और पेशेंट को एम्बुलेंस में वो स्पाइन बोर्ड आता है उसके ऊपर अगर शिफ्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होता है। तीसरा सर्कुलेशन, यानी कि अगर कहीं ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसको रोकना, वहीं के वहीं पे आप उसे, आपके पास जो भी कपड़ा हो, हैंकरचीफ हो, उससे आप उसको बांध के अगर ब्लीडिंग रोक सकते हैं तो वो एक कोशिश हो सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एक्सीडेंट के स्थल से हमारा हॉस्पिटल तक का जो सफर है वो जितना कम रहेगा उतना पेशेंट के हित में रहता है, क्योंकि ये इसे गोल्डन आवर हम कहते हैं। ये गोल्डन आवर में हम अगर ठीक से इसकी व्यवस्था कर सके तो हम बहुत सारे पेशेंट्स की जान बचा सकते हैं। इस पर एक कुछ संशोधन भी हुआ कि हमारे यहाँ पे कहते हैं कि 6 मरीजों में से एक मरीज जो है वो मर जाता है, जबकि यूएसए में 200 में से एक मरता है। उसका कारण ये है क्योंकि गोल्डन आवर में उसकी जो व्यवस्था है वो ज्यादा बेहतर है। वहां हमारे यहाँ पे भी परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उसे और
उसको सुदृढ़ करने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। तो गोल्डन आवर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे समझना हर आदमी के लिए और सबको इस बारे में जानकारी पहुंचाना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। माइग्रेन फिर से एक ऐसी बीमारी है जिसका एग्जैक्ट कारण बताना बड़ा मुश्किल होता है। ये हम इसे वैस्कुलर हेडेक के श्रेणी में हम इसको डालते हैं क्योंकि इसका कारण नहीं बता सकते, लेकिन इससे किस चीज से होने वाला है इसकी जानकारी करना इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और उससे कैसे हम अवॉइड कर सके। जैसे उदाहरण के तौर पे किसी को ज्यादा टीवी या स्क्रीन टाइम ज्यादा होने से सर दर्द शुरू हो जाता है, किसी को ज्यादा टाइम भूखा रहने के कारण हो जाता है। तो ये सब कुछ कारण है जिसको अगर हम अवॉइड कर सके तो हम ये माइग्रेन का जो हेडेक है, मैंने उदाहरण दिया, तो ये हम इसकी फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि माइग्रेन की बीमारी का पूरा इलाज है, लेकिन कुछ दवाइयां से और कुछ हम ये कारणों को हम अवॉइड करके इसका जरूर हम इलाज कर सकते हैं। ये मेरी शुरुआती दौर की बात बता रहा हूं मैं कि एक पेशेंट आई थी, बहुत बड़ा ट्यूमर था, उसे हमने बाद में चर्चा उसकी काफी हुई क्योंकि वो एक संतरे के साइज का ट्यूमर ब्रेन के अंदर में था, बड़ा, और उस ऑपरेशन को करने के लिए मुझे करीब 14-15 घंटे ऑपरेट करना पड़ा कंटिन्यूस। और पेशेंट ऑपरेशन के बाद में पूरा ट्यूमर निकल गया और पेशेंट डिस्चार्ज होके उसकी जान बच गई। वो फिर से मेनिंजियोमा था, इसीलिए वो जान बच गई और पेशेंट का भला हो गया। लेकिन इसमें उसके साथ साथ जो सीख हमको मिलती है ये है कि हम को हमारी लिमिटेशन समझना जरूरी है। हम कुछ बीमारियों का इलाज पूरा कर सकते हैं, कुछ बीमारियों में हम पेशेंट की कुछ लेवल तक सहायता कर सकते हैं, कुछ बीमारियों में हम सहायता ज्यादा नहीं कर सकते। इसीलिए इसमें डॉक्टर को ये समझना और जो हमारे पेशेंट हैं या उसके रिश्तेदार हैं उनको भी ये समझना कि अपने को इस लिमिटेशंस के दायरे में रह के ही इसका इलाज करना है और वो समझ के ही हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। ये अभी कोरोना ये ऐसी बीमारी है जो अभी पिछले 1.5-2 साल में हमने देखी है, तो उसके साथ साथ ये म्यूकोरमाइकोसिस का भी जो प्रॉब्लम है वो भी अभी बहुत ही नया है हमारे लिए। तो उसमें जो कुछ अभी हम सीख सके हैं, अभी उसके ऊपर काफी सेंटर्स में संशोधन चल रहा है, लेकिन हम जितना एग्रेसिवली म्यूकोरमाइकोसिस जहां जहां फैलता है उसको हम निकाल पाते हैं या उसको क्लियर अप कर सकते हैं, उतने मरीज की बचने के चांसेस बढ़ते हैं। ये बहुत ही म्यूटिलेटिंग सर्जरी मानी जाती है। ज्यादा करके इसमें ईएनटी सर्जन्स का रोल होता है। जब ये ब्रेन के अंदर जब ये पहुंच जाता है या स्कल के ऊपर का जो भाग है उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, तो हम न्यूरो सर्जन्स का उसमें रोल होता है। हमने काफी इसमें केसेस किए हैं इसमें, लेकिन वही है, अगर ब्रेन के अंदर काफी अंदर पहुंच जाए तो फिर उसमें हमारे लिए करने लायक या मरीज को बचाने लायक बहुत कुछ उसमें उम्मीद रखने जैसा नहीं रहता। वर्ल्ड ब्रेन डे के माध्यम से या उस उपलक्ष्य में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे हार्ट डे होता है वैसे ही ब्रेन डे है। ब्रेन का जो फंक्शन है हम सबको मालूम है, हमारे रोज के दिनचर्या में ब्रेन का कितना बड़ा रोल है ये हमको मालूम है। इसीलिए हमारी लाइफस्टाइल इंप्रूव करना और उसके कारण होने वाली जो बीमारियां हैं उसको हम जितना कंट्रोल में रख सकते हैं, तो उसके कारण जो ये स्ट्रोक का प्रॉब्लम है, जो ब्रेन में कभी कभी धमनियां फट जाती हैं या कभी कभी ब्रेन में ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है, उसके कारण लाइफस्टाइल रिलेटेड जो कारण है वो तो हम कम से कम बचा सकते हैं। यही मेरा संदेश रहेगा। जो ऑपरेशंस जो हम कर पा रहे हैं उसमें मेनली ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशंस हैं, वैस्कुलर सर्जरीज होती हैं, एन्युरिज्म सर्जरीज हैं, ईवीएम सर्जरीज हैं। वैसे ही स्पाइन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है हम ट्रीट कर पा रहे हैं, लेकिन आज ब्रेन डे है इसलिए मैं स्पाइन के बारे में ज्यादा नहीं कहूँगा। ब्रेन से रिलेटेड और हाइड्रोसेफेलस नाम की एक बीमारी होती है जो कि बच्चों में ज्यादा मिलती है, तो उसमें शंट की प्रोसीजर। एक ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया नाम की एक बीमारी होती है जो कि डेंटिस्ट लोग इसमें बहुत सारा इसमें उनका योगदान भी है, लेकिन कभी कभी ब्रेन के पास जो नसें हैं वो दबती हैं और उसकी वजह से ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया होता है। ये एमआरआई के कारण हम इसे जान पाते हैं या इसको डायग्नोज कर पाते हैं।
तो हम इसमें माइक्रोवैस्कुलर सर्जरी करके या माइक्रोवैस्कुलर डिकम्प्रेशन करके हम ऐसे मरीजों को हम जरूर फायदा दे सकते हैं। इसमें मेरा वेबसाइट है www.drkelkar.in। इसके ऊपर जाके जो मेरे तक पहुंचने की लिंक दी हुई है और एक कंसल्टेशन रूम के भी मेरे फ़ोन नंबर्स दिए हुए, उसके द्वारा जरूर कर सकते हैं। और मैं यहाँ के जो नागपुर में प्रसिद्ध हॉस्पिटल्स में गेटवेल हॉस्पिटल और किंग्सवे हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ पे भी अगर आप डायरेक्ट ये करेंगे तो वहाँ पे भी मिल सकते हैं।